ओके, अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं उसको बता देती हूँ कि पहली क्लास में हमने क्या किया था। पहली क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ उसकी टाइप्स की, जो दो टाइप्स थी, दो टाइप्स, एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरी इन्फ्रेंशियल। फिर हमने इसके कुछ यूजेस किए कि कहाँ का इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स, इसके कुछ लिमिटेशंस किए कि किस तरह स्टैटिस्टिक्स को गलत तरीके से भी जो है वो यूज़ किया जाता है और किया जा सकता है। एथिकल और अनएथिकल इश्यूज़ के हवाले से थोड़ा डिस्कस किया। फिर हमने पहला अपना टॉपिक शुरू किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि अनग्रुप डेटा को ग्रुप में डेटा करने में का जो प्रोसेस है, कन्वर्ट करने में, एक्सक्यूज मी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो लास्ट क्लास में हमने जो किया था उसमें हमने बताया था कि ये अनग्रुप डेटा है और ये ग्रुप डेटा है। हमने इसका पहला स्टेप किया था, रेंज निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, उसको डिस्कस किया था हमने। और हमने एक फार्मूला किया था जिसमें रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस की थी। मैंने बताया था कि आपको एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्लासेस सवाल में लिखा हुआ आएगा और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नहीं लिखा हुआ आता तो आप अपने अंदाजे से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक करेंगे। जैसे हम सवालनामा बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, तो जब हम उसके अंदर क्लासेस बनाते हैं, जैसे एज की है तो हम 4 से 5 क्लासेस बनाते हैं। लेकिन जब इनकम की बनाते हैं तो इनकम की ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि किसी की बहुत कम इनकम हो सकती है 10,000 और किसी की 10 लाख हो सकती है, तो उसमें वाइड गैप होता है। इस वजह से हम उसमें ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दी गई थी 6 क्लासेस, तो हमने उसी 6 क्लासेस के बारे में बात की। 6 क्लासेस नहीं बनी, हमारी 7 क्लासेस बनी। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि 7 क्लासेस क्यों बनी थी। हमारी 7 क्लासेस इसलिए बनी थी कि हमने जो है 2.16 को राउंड ऑफ किया था और 2 की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से जो 0.16 का था वो प्लस होकर जो है वो 1 क्लास का हमारा इजाफा उसने कर दिया। यहाँ तक बात थी। इसके अंदर देख लें कि ये हमने टाइटल बनाया, हमने मार्क्स के ग्रुप्स बनाए। अब हम टैलीज़ पर काम करेंगे कि टैलीज़ हमने कैसे करनी है। अच्छा, टैलीज़ करने के जो है वो 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इसको अरेंज मत करें। लोग क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो डबल काम हो गया, यानी आपको एक और स्टेप करना पड़ा। आसान तरीका क्या है कि आपके पास जो डेटा सामने मौजूद है, पेंसिल उठाएं और एक वैल्यू पढ़ें, उस वैल्यू को वहाँ से हटाएं और उसका टैली लगाते जाएं। मैं आपको शो कर रही हूँ कि हम वो कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ये 2 रॉज में डेटा, 2 कॉलम्स में डेटा है, ठीक है। आपके पास भी जो डेटा आएगा वो होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो हॉरिजॉन्टल पे चले, लाइन से यूं करके चले, या पूरी कॉलम से चले, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने हर वैल्यू को लगा के कट कर देना है ताकि वैल्यूज़ डबल ना हो जाए, ठीक है। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे होगी। पहली वैल्यू हमारे पास है 21, ठीक है, ये रही 21, ठीक है। 21 हम इसमें तलाश करेंगे कि कौन से उसमें आएगा। 20 से 21 के दरमियान में 21 आएगा। इस वैल्यू को हम लिख देंगे, ये 1 है, ये 1 टैली लगा दी, इसको कहते हैं टैली। अब याद आ गया होगा आपको कि आपने ये टैली मार्क्स मैट्रिक में किए थे ये, और यहाँ पर हमने ये 21 को काट दिया, ठीक है, ये 21 कट जाएगा। इस तरह से ये होगा कि हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी वैल्यू आ गई 22 जो है ये 6th लेवल में है। यहाँ पर हमने 22 का एक वैल्यू डाल दी, 22 हमने काट दिया। फिर हमारी तीसरी वैल्यू है 23 हमारी इसी लेवल पे है, हमने इसको एक और टैली लगा दिया और ये 23 हमने काट दिया। इसके बाद 15 है, 15 हमने यहाँ पर एक टैली लगाया, ये 15 काट दिया। फिर 17 है, 17 की एक टैली लगाई, फिर इसको काट दिया। फिर है 19 की यहाँ पर एक टैली आई, हमने इसको भी काट दिया। फिर दोबारा आया 23। अब दोबारा 23 देखें, ये 6 में है, यहाँ पर हमारा एक और टैली मार्क लग गया, ये हमने काट दिया। फिर आता है 25, ये सबसे लास्ट वाले में डलेगा एक 25, यानी एक टैली एक शख्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी जब हम फ्रीक्वेंसी को जब टोटल करेंगे तो ये 20 लोगों का डेटा होना चाहिए, तो किसी वैल्यू को मिस नहीं करना, ठीक है। तो मिस नहीं करना, और जब भी आप डेटा डालें
तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा कि चलें हमने यहाँ पर करते गए, टीवी देखते गए, यहाँ पर करते गए, किसी को जवाब देते गए, तो क्या होगा कि एक भी वैल्यू मिस हो गई तो आपका डेटा जो है 20 से 21 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है। फिर आपको पूरा नए सिरे से करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। तो एक दफ़ा कॉन्सेंट्रेट करके कर लें तो फिर आपको बार बार मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, ये मिस्टेक ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। फिर 21 मैंने काट दिया और यहाँ पर 21 डाल दिया। एक है 19, यहाँ से 19 काटा और यहाँ पर एक टैली लगा दिया। फिर यहाँ भी एक और 19 है, दोबारा 19 डाला, टैली लगा दिया। फिर 17 है, 17 एक टैली लगाया। फिर 12 है, सबसे ऊपर वाले में आ गया। फिर दोबारा 15 है, 15 लगाया और 15 काट दिया। फिर 17 है, 17 लगाया, 17 काट दिया। फिर 23 है, 23 लगाया, फिर काट दिया। फिर 21 है, 21 के उस लाइन में एक लगाया, काट दिया। फिर 25 है, जो सबसे आखिर में है वो डाला, ये काट दिया। फिर दो वैल्यूज़ 19 की हैं, पहली वैल्यू 19 की है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये काट दिया। अब लास्ट वैल्यू 19 की है। अब यहाँ पर ये जो 4 टैली मार्क लग गए ना, जो 5वां होगा ये 5 नहीं लगेंगे, बल्कि ये जो 5वां टैली मार्क है ये इस तरह लगेगा। इस तरह ये 5 का बंच बन जाएगा, ठीक है। देख लें 1 2 3 4, ये 5 का बंच बन जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से भी बन सकता है, आपकी मर्ज़ी है। मेरा हाथ लेफ़्ट, मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मेरा लेफ़्ट हैंड चलता है। अब आप सीधे हाथ से लिखेंगे तो आपका इस तरह से बनेगा। तो ये 5 का बंच है। क्यों हम 5 का बंच बनाते हैं? इसके लिए आसान तरीका ये इसलिए बनाते हैं कि 5 का टेबल काउंट करना आसान है। 5 10 15 20 25, इसी वजह से हम 5 का बंच बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसलिए 5 का बंच बनाया। सही है, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ये मैं मिटा देती हूँ। अब हमने ये टैली लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये टैली को हमने यहाँ काउंट करके नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी टैली है, काउंट कर लिया 1, तो ये आ जाएगी 1। ये कितनी है, 2, 1 2, ये आ गई 2। ये कितनी है, 1 2 3। ये कितनी है, 5 का एक बंच है, 5 1 2 3, फिर 3, फिर ये 4 है और ये 2 है। अब आप इसको सबको टोटल करें तो आपके पास 20 आना चाहिए। 1 2 3, 3 and 3 6, 6 and 5 11, 11 and 3 14, 14 and 4 18, and 18 and 2 20, ठीक है। ये हो गया 20 पूरी आई, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही होती तो क्या होता कि 20 वैल्यू नहीं आती, बल्कि या तो 19 होती या 21 होती, ठीक है। हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आप जब अपने घर पे करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ ये मिस्टेक हो जाए, ठीक है। जब मिस्टेक हो जाए तो एक दफ़ा जब आप दोबारा करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक की थी, क्या मिस्टेक थी आपकी। तो हमेशा याद रखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। मैं अभी एग्जांपल भी दूंगी आपको, वो एग्जांपल आप घर पर जो है उसको करके देखिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये एक पोर्शन आ गया। अब इसमें ये बताया जाए, ये क्या बताता है ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। मैं अब इस डेटा को हटा रही हूँ, ये डेटा अब आपको ज़रूरत नहीं है इस डेटा की, डेटा हमने ट्रांसफ़र करके डाल दिया है, सही। इसको हम मिटा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज निकालने का फार्मूला और परसेंटेज निकालने का तरीका बता रही हूँ। परसेंटेज बहुत आसान है। परसेंटेज जो है निकालने का तरीका है सिंगल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, या इसको और आसान करना है सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों? क्योंकि परसेंटेज है, हमेशा परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई होती है, कोई भी जगह पर चले जाओ। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इज़ कंपलसरी। अब कौन सी दो वैल्यू को आपस में डिवाइड करना है, याद रखें, टोटल फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी। मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ परसेंटेज का। परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है, सिंगल वैल्यू या सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये मैं अपने ओन वर्ड्स में लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। फार्मूले के पीछे जाएंगे तो हो सकता है कि और मुश्किल हो जाए। आप अपनी आसानी के लिए देखें, सिंगल वैल्यू और इसको डिवाइड करना है टोटल वैल्यू से, तो टोटल वैल्यूज से डिवाइड करना है।
ठीक है, टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक, तो मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, जगह उस तरफ नहीं है। परसेंटेज इक्वल्स टू सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड बात है कि आपने किया है। सिंपल क्या करें, आप कैलकुलेटर उठाएं, 1 डालें, 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल से करते जाएं। ये डाला 1 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 200 कर दिया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ गया 5, सिंपल से। ठीक, ये 5 आ गया, क्योंकि अभी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये राउंड ऑफ वैल्यू है 20, तो यहाँ पर डेसिमल में नहीं आ रहा आंसर, वरना अभी आप आगे जाके करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। और डेसिमल में जब अगर आंसर आए हमेशा, तो याद रखिएगा डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट्स लेने होंगे। अभी तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 5। ठीक है, हमने लिख दिया 5। लिख दिया। ठीक है, लेट सपोज ये आता है 5 के बाद भी 2 पॉइंट्स आते हैं, 5 के बाद भी नंबर्स आते हैं डेसिमल के बाद, तो कम से कम समझिए फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स आपने लिखने होंगे, कम से कम 2 नंबर्स। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स 2 प्लेसेस रखी जाती है, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, सो वी आर इरेसिंग इट। ठीक है, अब मैं आप डिवाइड मतलब करती जा रही हूँ और हम इसको करते जा रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 25, ये हो गया 15, 20 और ये हो गया 10। ये पूरी 100% आपका बन गया, ये पूरा 100% आपका बन गया। ठीक है, अब 100% क्यों बना आपका, इसलिए कि राउंड ऑफ फिगर में, 0 की फिगर में हमेशा राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है, वरना अगर यहाँ पर 36 होता, 19 होता या 18 होता, तो यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आती। तो दिमाग में याद रखिएगा आप कि जो है वो डेसिमल में वैल्यू आए तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट्स आपने लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। इसलिए मैं अभी आपको एक वो दे देती हूँ एग्जाम्पल। मैं कैमरा के बिल्कुल नज़दीक ले आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 बीच वाला क्लोजअप आ गया। ठीक है, अच्छा मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ आपको। ये है फॉलोइंग स्कोर्स represent the final examination grade of an elementary statistics course। statistics के कोर्स के मार्क्स हैं, एलिमेंट्री लेवल पर यानी 8th क्लास के स्टूडेंट्स के हैं, और टोटल जो मार्क्स हैं वो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मेंशन नहीं है, मींस आपको टोटल काउंट करना होगा। अच्छा, इसके अंदर 3 पोर्शंस दिए गए हैं। पहला कहा है कि 9 इंटरवल विद द लोएस्ट स्टार्टिंग एट 10। 9 इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि क्लास इंटरवल गैप जो होगा वो 9 का होगा। 9 इंटरवल का मतलब है गैप जो होगा वो 9 का होगा। यहाँ पर हमने अभी गैप का कितना लिया था, 2 का। इसका मतलब है इन्होंने क्लासेस नहीं बताई, गैप बताया है। तो अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, रेंज डिवाइडेड बाय इंटरवल, CI। ठीक है, मैं भी लिखकर आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि जो सबसे छोटी वैल्यू उसमें इन्होंने बताई है, वो छोटी वैल्यू उन्होंने कहा है कि 10 से स्टार्ट कीजिएगा आप। ठीक है, तो आपको यानी कि छोटी वैल्यू इसमें 15 है या 12 है, इन्होंने कहा नहीं आप उसको राउंड ऑफ कर दें और 10 से शुरू करें। तो 10 से अगर शुरू करेंगे आप तो एक क्लास इंटरवल और बढ़ जाएगी, मतलब एक क्लास जो है नंबर ऑफ़ क्लासेस में इजाफा हो जाएगा। जैसे हमने अभी किया था 6 की बजाय कितना हो गया, 7 हो गया था ना, तो वहाँ पर भी 1 का इजाफा हो जाएगा क्योंकि हम 10 से शुरू करेंगे, यानी पहली लोएस्ट वैल्यू 10 होगी। मैं एक दफ़ा यहाँ पर आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ, स्टार्टअप दिखा देती हूँ, बाकी इसको आगे आपने फिर खुद करना होगा।
मैं इसको मिटा रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें से ढूंढ के नहीं दिखाऊंगी कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। मैं डायरेक्ट सिर्फ बता रही हूँ कि आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सारी मेहनत खुद आपने करनी है, ये एग्जाम्पल खुद सॉल्व करना है बैठ के आपने, ठीक है। तो रेंज चाहिएगी, रेंज में आपने इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, फिर छोटी वैल्यू ढूंढेंगे और उसको रेंज निकाल देंगे। ये पहला आ गया, ये तो पहला आपके पास आएगा, ठीक है। सेकेंड, आपको यहाँ पर जो है CI दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्लासेस नहीं दी हुई है। पिछले में क्या था, हमारे पास जो है वो CI नहीं था, नंबर ऑफ क्लासेस थी 6 थी और हमने गैप निकाला था। अभी हमें गैप दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्लासेस नहीं दी हुई है। गैप जो है वो क्या दिया है हमें, उन्होंने 9 का गैप होना चाहिए, ठीक है। 9 का गैप होना चाहिए और नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारा फार्मूला जो आएगा वो आएगा CI इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। यानी अब जो भी रेंज आएगी वो आप जो कैलकुलेट करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ आएगा और क्लास इंटरवल हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ क्लासेस। ये पिछला फार्मूला यूज़ किया था हमने, ओके। रेंज आपने खुद ने लिखनी है, क्लास इंटरवल हमारे पास 9 का गैप है और जब ये आ जाएगा उसको राउंड ऑफ कीजिएगा, राउंड ऑफ से आपको पता चल जाएगा कितनी क्लासेस बनेगी। अब उन्होंने कहा 10 से शुरू करना है, ठीक है। पहली जो वैल्यू होगी ना वो 10 होगी। तो 10 की मतलब क्या हुआ, अगर पहली वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अब इसके अंदर 9 का गैप होकर कहाँ आएगा, 10, देख लें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये देखें 9, 18 तक आया। 10 से लेकर 18 तक में जो गैप होगा वो 9 का होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ये हो गया 18, इसका मतलब है ये 9 का गैप है। अब 9 का गैप कैसे है, ये पिछली दफ़ा दोबारा बताया था, 10 को भी इंक्लूड करेंगे, 18 को भी इंक्लूड करेंगे, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा है। 10 को भी इंक्लूड करेंगे और 18 को भी इंक्लूड करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हो गए 4 और ये 5, 9 हो गए। अब आ गया 10 से 18, तो दूसरी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 19 से शुरू होगी, ठीक है। इसी तरह हाथ से कैलकुलेट करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 19 से 27, फिर दूसरी क्या होगी 28। इसी तरह हैंड से कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर से आपको सही जवाब इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों वैल्यू काउंट होती हैं, 10 भी काउंट होती है और 18 भी काउंट होती है, ठीक है। अब आपने ये सॉल्व करके देखना है कि आपको क्या करना है। ऊपर अगेन फ्रीक्वेंसी एंड परसेंट टाइटल लिखना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी स्टूडेंट है, लेकिन कौन से स्टूडेंट हैं, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है, आप लिख दें स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर, इसके भी मार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, मैथ्स के नहीं है ये, तो आप स्टैटिस्टिक्स लिख दें, तो आपके पास आपका टाइटल जो है चेंज नहीं होगा। बाकी जो है वो आप 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करके देखिएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर एंड हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है। ओके, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में कौन कौन सी कैलकुलेशन है और हम आपको कौन सी सिखाएंगे और कौन सी नहीं सिखाएंगे, पहले वो मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले है मीन, दूसरी है मीडियन, तीसरा है मोड, चौथा है हार्मोनिक मीन,
पांचवा है ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम नहीं, ये दोनों मीन हैं, यानी कि मीन की फर्दर दो किस्में हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। एक ही डेटा से अगर हम तीनों अलग अलग फार्मूले से करें आंसर हमेशा सेम आएगा। हम ये दोनों इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि ज़्यादातर ये हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो इस्तेमाल करते हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनका डेटा माइनस में भी होता है, उनका डेटा ज़्यादातर डेसिमल में होता है। हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़्यादातर डेटा माइनस में, बल्कि माइनस में हमारे यहाँ डेटा होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जब माइनस में डेटा होता ही नहीं है, ज़्यादातर हमारा डेटा जो है वो प्लस में होता है, जैसे हाइट है, वेट है, एज है, ये सारे डेटा जो है उसमें नंबर्स होते हैं और साइन और सिग्नेचर नहीं होती, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम सिंपल मीन यूज़ करेंगे। हम आपको हार्मोनिक मीन नहीं सिखाएंगे और ना हम आपको ज्योमेट्रिक मीन नहीं सिखाएंगे, इसलिए ये दोनों चीज़ें कट गई। अब हम आपको जो सिखाएंगे सेंट्रल टेंडेंसी में वो होगा मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। और अब ये मीन, मीडियन, मोड जो है वो आपका हम ग्रुप डेटा में भी करेंगे और पहले हम अनग्रुप डेटा में भी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं पहले मीन से। अच्छा, पहले बता दूं सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, ये हम क्यों करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इसका मकसद क्या है। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड जो है उसको हम कहते हैं ये सेंटर का पॉइंट है। अब सेंटर का पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो आसानी से इस तरह समझा सकते हैं कि एक क्लासरूम है और अभी हमने इस क्लासरूम में बताया था पिछले क्लासेस में कि 10 स्टूडेंट का हमने डेटा लिया था, उसकी हाइट ली थी। वो 10 स्टूडेंट की हाइट जो है वो अगर मैं आऊँ और मैं पूछूँ इस क्लास में मुझे बताएं कि कौन सी हाइट के बच्चे हैं, तो कोई कहेगा 6 फुट है, कोई, हर एक अपनी अपनी हाइट बताएगा। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर हमें कोई एक नंबर चाहिए, कोई एक वैल्यू चाहिए जिससे हमें पूरी क्लास के बारे में एक मालूमात हासिल हो सकें। जैसे आप जब रिज़ल्ट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है इस दफ़ा इंटर का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। आप समझते हैं इंटर का रिज़ल्ट कैसे बुरा आया, उनको कैसे पता चला कि इंटर का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। तो ये कहते हैं भाई इतनी परसेंटेज, इतने टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से इतने लोग जो हैं फर्स्ट डिवीज़न, इतने लोग सेकंड डिवीज़न, इतने थर्ड डिवीज़न और इतने फेल हो गए। तो 50% ऑफ पॉपुलेशन फेल हो गई। तो अब इन्होंने क्या, ये तो नहीं पूछा था असलम भी फेल हो गया, सलमा भी फेल हो गई, अली भी फेल हो गया, कौन कौन, रम्ज़ भी फेल हो गई। तो ये अलग अलग तो नाम नहीं लिए, बल्कि जो है वो एक ओवरऑल डेटा दे दिया जो पूरी की पूरी इंटरमीडिएट के जो पूरे ग्रुप है पूरे कराची का, उसको रिप्रेजेंट करता है एक नंबर। तो वो एक नंबर हमें चाहिए। वो जो एक नंबर होता है जो उसको कहते हैं बीच का नंबर, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। और वो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमें एक वैल्यू देती है। इतनी सारी वैल्यूज़ में से बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ये सब आप हैं, सबके हाइट्स हैं, ये सबकी हाइट है, इसमें कोई एक वैल्यू होती है जो सबको रिप्रेजेंट करती है। जो ये एक वैल्यू है इसको आप मीन कहते हैं, ठीक है। इसी को आप मोड भी कहते हैं और इसी को आप मीडियन भी कहते हैं। तीनों का अंदाज़ अलग अलग है और इसके वजह भी अलग है कि कब कौन सा वाला हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं आपको उसकी चंद गाइडलाइंस भी दूंगी कि कब कब इस्तेमाल हम करते हैं। सोशल साइंस वालों को सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो मीडियन इस्तेमाल करना पड़ता है, मीन नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता वो भी आपको मैं जब करवाती जाऊंगी तो साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं मीन। मीन की डेफिनेशन क्या है? मीन मीन्स इट्स एन एवरेज। ये आपको बहुत ईजीली हर आम घरों में ये वर्ड सुनने में मिलता है। एवरेज क्या है? बहुत आसान है। जैसे आप लोग जब ईद के दिनों में, खैर इस दफ़ा ईद का तो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या हुआ होगा, कितने लोगों को ईदी मिली, कितने लोगों को नहीं मिली, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा पिछले साल तक जो ईद हुई है उसके अंदर आपके पास कोई गेस्ट आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो एक आपको दे देते हैं 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200, सब बहन भाई आपस में तकसीम कर लेना, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पहले सारी ईदियाँ जमा कर लेते हैं, फिर जितने बहन भाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हैं तो उसको 3 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट करके जो नंबर आता है उसको एवरेज कहते हैं, उसको मीन कहते हैं। सिंपल सी बात। तो एवरेज तो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं,
डेली बेसिस पर, आप तो बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं मीन। तो मीन जो है इसको हम एवरेज कहते हैं आम लफ्ज़ों में, हम वैसे कहते हैं इसको अर्थमेटिक मीन। तो मीन जो है इसका मतलब है औसत, और औसत का मतलब है एवरेज। और हम एवरेज कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला अनग्रुप डेटा का पहले करेंगे, ग्रुप डेटा का बाद में करेंगे। अनग्रुप डेटा क्या है? जो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ग्रुप डेटा क्या है? जिसके अंदर गैप के साथ क्लासेस होती हैं, उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं इसका फार्मूला। इसको x बार से डिनोट किया जाता है, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है, मीन का सिंबल है ये। x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ x क्या है और n क्या है? ठीक है, समेशन ऑफ x का मतलब है कि जितने भी डेटा है अलग अलग लोगों का, 10 लोगों का है, 12 लोगों का है, 15 लोगों का है, उन सब की अलग अलग वैल्यूज़ को जब जमा कर लेते हैं उसको समेशन ऑफ x कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये x1 है प्लस x2 प्लस x3, और यूँ समझें कि 15 लोगों की वैल्यूज़ हैं, तो किधर तक जाएगी? ये x15 तक जाएगा। तो जो टोटल वैल्यूज़ हैं, जो टोटल लोग हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, जितने भी हैं, वो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम कहते हैं n। n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने लोगों का डेटा है? जितने लोगों का डेटा है वो आपका n होता है। यहाँ पर कितने लोगों का डेटा है? 15 का है, तो n कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ, x बार इट्स अ सिंबल, रिप्रेजेंट करता है मीन को। इसका फार्मूला है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा है। x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन x का मतलब है, समेशन का मतलब है टोटल, सम। ठीक है, समेशन का मतलब है सम, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो सम का मतलब है कि हर x की अलग अलग वैल्यू को जब सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम। ठीक है, जैसे आपको और इजीली बता दें कि कैसे हो जाएगा ये। अब आपके पास जो है वो आपकी फुफ्फो ने आपको जो है 500 दिए थे, आपके भाई को आपके चचा ने जो है वो 300 दिए थे, और आपके मामू ने आपके दूसरे भाई या बहन को जो है 200 दिए थे। तो आपने क्या किया? 500 प्लस 200 और 300, इनको सबको जमा कर दिया। जो जमा किया कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। ये 1000 रुपये जो है वो समेशन ऑफ x हो गया, क्योंकि 3 लोग थे, एक भाई और 2 बहनों में आपने, एक भाई को 500 मिले थे, एक भाई को 200 मिले थे, और एक बहन को समझो 300 मिले थे, तो 1000 रुपये हो गए आपके। वो 1000 हो गए, और n कितने हुए? कितने लोग थे, कितने भाई बहन थे आप लोग? 3 थे, तो n आपका कितना हो गया? 3 हो गया। तो अगर आपके पास जो है वो टोटल आपकी पॉकेट मनी ईदी जमा हुई थी 1000 रुपये, तो और आप लोग 3 भाई बहन थे, तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 333.33। इसका मतलब है कि आपके पास आप हर एक को 333 रुपये और 33 पैसे मिलेंगे। वो अलग बात है, आप फिर लड़ते रहें कि ये 33 किसके पास जाएंगे, छोटे के पास ज़्यादा जाएंगे या बड़े के पास जाएंगे, ये अलग कहानी है। लेकिन एक्चुअली आपको जो है वो जितने पैसे मिलने हैं वो इतने मिलने हैं, 333.33। वो 33 पैसे अब हमारे पास पैसों का तो है नहीं, तो राउंड ऑफ आपको खुद ही को करना पड़ेगा। असल ज़िंदगी में हम राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते। डेसिमल के बाद, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, डेसिमल के बाद हमेशा 2 वैल्यूज़ आपकी होंगी। ठीक है, डेसिमल के बाद हमेशा 2 वैल्यूज़ आपने रखनी है। ठीक है, समझ आ रही है इधर इतनी बात? अब हम इसका सवाल ले लेते हैं। ये तो आपका ईदी का सवाल था, हम एक्चुअल डेटा ले लेते हैं। उसी एक्चुअल डेटा को हम जो है वो फॉलो करते हैं। चलें, मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं मैं वो वैल्यूज़ लिख देती हूँ और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं मिटा रही हूँ इसको।
अच्छा, इसके दो तरीके हैं, वर्टिकल भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। मेरे पास जो डेटा है मैं इसी एक ही डेटा को आपको वर्टिकल भी करके दिखा देती हूँ और हॉरिजॉन्टल भी करके दिखा देती हूँ। एक्स की वैल्यूज़ जो है मेरे पास वो हैं 6, 8, 11, 5, 2, 9, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ है। ठीक, ये हो गया वर्टिकल लिखने का अंदाज़। ठीक, ये इजी है, आप इसको प्लस कर दें और नीचे आप जो है इसका टोटल कर लें, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको इस तरह लिख दें, समेशन x इक्वल्स टू 6 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8। आप इसको इस तरह लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी है, n कितना है, इसमें 8 है, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर दें। एक तरीके का ये है, आपने डिवाइडेड कर दिया x बार, या इसको x बार लिख दिया, ऊपर सारी वैल्यूज़ लिखी, नीचे जो इतनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया। इन सबको कैलकुलेटर से प्लस किया, डिवाइड किया 8 से, आपका रिज़ल्ट आ गया। इन सबको मैंने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। आप भी मेरे साथ साथ प्लस कर लें, अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर्स हैं तो ज़्यादा आसानी होगी आपको साथ में प्लस करने के। देखिए 6 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, हमारे पास आ गया 56। तो 56 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। हमने लिख दी यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाय 8, हमने 8 से इसको डिवाइड कर दिया 56 को। 7 is the mean, या the mean of this data is 7। अब 7 के आगे क्या है, ये अगर डेटा है मार्क्स का तो आप लिख देंगे 7 मार्क्स, ये डेटा है एज का तो आप लिख देंगे 7 ईयर्स, ये डेटा मिनट्स का है तो आप लिख देंगे 7 मिनट्स, ये है किलोमीटर्स हैं तो आप लिख देंगे 7 किलोमीटर्स। तो जो भी आप लिखते हैं वेरिएबल का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर दोबारा से मैं बता रही हूँ, अगर इनकम है, इनकम वेरिएबल है, तो आपने अगर इनकम को रुपीज़ में लिखा है तो रुपीज़ होगा, ठीक है। डिस्टेंस है आपका किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, माइल्स हो सकता है, ठीक है। वो उस जगह की चीज़ क्या है, मीटर है, किलोमीटर है, डिस्टेंस का। फिर टाइम हो सकता है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके ईयर्स हो सकते हैं, ईयर्स यानी कि अब आप ये जो आपके पास नज़र आ रहा है रुपीज़, किलोमीटर, आवर्स, इन सब को हम कहते हैं यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कहलाता है, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको लिखना ज़रूरी होती है आंसर के साथ, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। वो इसलिए लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 का क्या मतलब है, सबको भी पूछेगा तो आपने कह दिया 7 आया था उसका आंसर। मैं कहूँगी 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता 7 मिनट्स, आपका घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता 7 माइल्स या किलोमीटर। क्या आप बताना चाह रहे हैं, 7 मिनट्स हैं, 7 घंटे हैं, 7 क्या हैं। तो वो जो 7 है उसके आगे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका लिखना कंपलसरी है। सो हम ये वाला डेटा फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो डेटा है ये 6, 8, 11 ये जो है वो किलोमीटर है। तो हम डेटा लिख देते हैं इट्स डिस्टेंस इन किलोमीटर। किलोमीटर है तो हमारा 7 क्या आएगा, 7 किलोमीटर्स इज़ द आंसर। तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका लिखना ज़रूरी है, तो किलोमीटर आएगा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का आपका, ठीक। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे दी। अब आपने यहाँ लिख देना है, आप इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो लिख दें। वैसे ये जुमला लिखा नहीं जाता, आप यंग थे
मैट्रिक में थे, 8 में थे तब लिखते थे। अब हम लोग जो है यहाँ तक इसको आंसर मान लेते हैं। आप सिंपल लिख दें x बार इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स, ये आंसर हो गया आपका, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपने वर्टिकल अंदाज में किया है तो यहाँ पर आप 56 लिख दें और ये फिर ये वाला पोर्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपने इधर लिख देना है 56 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स। ये वाला पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर हम जब करते हैं हम ये वाला काम करते हैं, वर्टिकल वाला करते हैं, हम ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं करते, ये बच्चों वाला काम है, ठीक है। तो वैसे है तो बहुत आसान, दोनों ही बच्चों वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप लोगों ने इसको वर्टिकल अंदाज में कर लें, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट इन द हॉरिजॉन्टल वे टू, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं इसको मिटा रही हूँ और ये हमने जो है ये एवरेज, ये मीन का अनग्रुप डेटा का फार्मूला कर लिया। तो हमने ये अभी जो किया था ये अनग्रुप था, ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है, अनग्रुप डेटा। अब हम जो इसी का ग्रुप डेटा भी करने जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप जो है अपने पास इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते जाओ। उसका आंसर भी बता दूंगी मैं आपको ताकि आप जो है वो कर लें। ओके, जो डेटा है वो लिख के बता रही हूँ मैं आपको। मैं यहीं लिख देती हूँ, आप इसको ही इस्तेमाल कर लें। चलो, यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, ये ईयर्स हैं और ये 15 लोगों की एज है। आपने जो है इसमें इसको एज को निकालना है और एवरेज निकालनी है इन 15 लोगों की। मैं लिख देती हूँ एज इन ईयर्स। ये 15 लोग जो हैं वो एक ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस की एवरेज एज चाहिए आपको। 56 years, 45, 30, 25, 24, 23, 44, 42, 55, 60, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। मैंने आपको 15 का कहा था, मैं अभी 4 और वैल्यू लिख देती हूँ इसके अंदर। 34, 33, 28, 26। अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 है और एक ऑफिस में है, इन ईयर्स में है इनकी एज। आप लोग जो है अब इसको निकाल के मुझे एवरेज ईयर्स बताएंगे कि एवरेज ईयर्स इन 15 लोगों की कितनी है। तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ईयर्स होगा, ठीक है। इनका दिमाग में याद रखिएगा, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना आंसर में ज़रूरी है। मार्क्स भी कटते हैं, ये साथ में है, 1 मार्क्स कटता है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना लिखा जाए तो, ठीक है। तो हम ये भी इसको वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो ग्रुप डेटा शुरू करेंगे इसका, और आपको मीन मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी क्लास में आपको जो है मीन का ग्रुप डेटा भी करवाऊँ और मीडियन का अनग्रुप डेटा भी हम उस क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। तब तक आप जो है इस क्लास के फ़ौरन बाद ये वाला सवाल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलें जी, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।